नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में अगस्त 2021 से चल रहा एक विवाद अब काफी तूल पर पकड़ चुका है और इस मामले में बलात्कार की पीड़िता के भाई की हत्या होने से अब इसका असर हरियाणा में भी दिखने लगा है। गुरुग्राम में आज इस मुद्दे को लेकर पूर्व अध्यक्ष गुरुग्राम बार एसोसिएशन कुलभूषण भारद्वाज के नेतृत्व में कई वकीलों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और यह रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम सौंपा गया है। इसमें उन्होंने बलात्कार पीड़िता के भाई की हत्या के मामले में आरोपियों पर रासुका लगाने और उसे आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है। वास्तव में यह मामला अगस्त 2021 का है, जिसमें एक महिला ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। हालांकि उसकी दोनों की पहले शादी भी हुई थी और उसके बाद तलाक हो गया था। बताया जाता है कि तलाक के बाद भी दोनों के आपस में संबंध रहे और फिर एक दिन मार पिटाई की स्थिति बनी, जिसमें महिला ने फिर उक्त मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कुछ दिनों पहले बलात्कार का वह आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आया और अब घटना इस प्रकार की हुई कि कुछ विवाद के कारण बलात्कार का आरोपी उस महिला के घर पहुंचा और उसने उसके भाई की हत्या कर दी। उसमें एक व्यक्ति और बुरी तरह घायल है, जो बलात्कार पीड़िता के परिवार से ही संबंध रखता है। इस मामले को लेकर अब हरियाणा सहित कई राज्यों में लोग आंदोलित हैं और इसे दो समुदायों के बीच का विवाद बताकर तूल देने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में गुरुग्राम में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज ने भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन सौंपा और उसमें बलात्कार पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने, साथ ही उसके भाई की हत्या के मामले में आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ वकीलों ने गुरुग्राम में आज गृह मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में यति नरसिम्हानंद, जो एक संत हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे तत्काल रिहा करने की मांग भी की है। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने यति नरसिम्हानंद के कई शब्दों के प्रति आपत्ति भी जताई और असहमति जताई। आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर कुलभूषण भारद्वाज ने क्या कुछ कहा और उन्होंने गृह मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में क्या मांग की है, क्या मुद्दा है। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुग्राम के और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ जिला बार के कई वकील हैं यहाँ मौजूद। और सुल्तानपुरी मुद्दे पर आज आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है। भारद्वाज साहब, आपका द पब्लिक वर्ल्ड पर स्वागत है। लेकिन जो विषय है वो बेहद निगेटिव है, जिस विषय को लेकर आज आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? सुभाष जी, देखिए, दिल्ली के सुल्तानपुरी जो इलाका है जी, उसके अंदर अगस्त के अंदर एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है जी, और जो उसके साथ बलात्कार करते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जिहादी जिसे हम बोलते हैं जी। और अभी उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और अभी 3 दिन पहले वो बेल पर छूट कर आते हैं और आते ही वो पीड़िता के घर पे जाते हैं जी। और जो उनका परिवार में इकलौता कमाने वाला उनका भाई है, उसको और परिवार को धमकाने का काम करते हैं कि आप जो है केस को वापस ले लीजिए। जब वो इसका विरोध करते हैं तो वो सीधा गोली जो है उसके सीने में दाग देते हैं और उस पीड़िता के भाई की हत्या कर देते हैं जी। आज दुर्भाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना तो कहीं पर डिबेट हो रही है और ना कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे कोई इसका विरोध कर रहा है जी। बहुत पहले इसी प्रकार से हमारे एक वकील साथी थे जिनको मॉब लिंचिंग करके जिनकी हत्या कर दी गई थी। आज तक भी हमारे उस वकील साथी के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। तो जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जो जिहादी हैं, ये जो ना कानून को समझते हैं और जो आतंक का माहौल व्याप्त करते हैं समाज में,
उसके खिलाफ आज हमने 2 घंटे का सांकेतिक धरना उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया था। जी, मगर भारद्वाज साहब, मैं 2 सवाल आपसे है और बेहद अहम है कि एक तो ये कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि आपस में पीड़िता की पहले शायद उनकी शादी भी हुई थी, फिर तलाक भी हुआ था। तलाक के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई कि तलाक के बाद भी वो उनके संपर्क में थी और उसके बाद फिर रेप का मामला दर्ज हुआ, वो अरेस्ट हुआ और जमानत लेकर वापस आया कोर्ट से। अब जो बात आ रही है इस तरह की कि उनका कुछ लेन देन था, कोई गाड़ी थी उसके पास, कुछ पैसे थे जिसको वो वापस करने की मांग कर रहा था, तो ये कहां तक सत्य है? देखिए सुभाष जी, हम कानून के जानकार लोग हैं। चाहे पूजा पत्ती हो उसके लिए भी स्थान निर्धारित है और हिंदू समाज के अंदर पूजा पत्ती भी जो है हर आदमी अपने हिसाब से करता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो जो हमारा हिंदू अधिनियम नियम है, जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो है, उसके अनुसार विवाह होता है और उसके अंदर वर को भी और वधु को भी उसके अधिकार उसके सीमित हैं, उसको मिले हुए हैं। तो जब कानूनी प्रक्रिया चली माननीय न्यायालय के अंदर और न्यायालय ने जो भी आदेश किया, क्या कानून ये कहता है कि आप किसी भी पीड़िता को पहले उसके साथ रेप करो और रेप करने के बाद जब आप जमानत पर आ जाओ तो उसको धमकाकर उसके भाई की हत्या कर दो। हम जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं जो जिहादी हैं, ये लोग ना ये कानून को समझते हैं और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। हमारी चिंता इस बात को लेकर हमारा चिंतन आज हुआ है। जी, मगर भारद्वाज साहब आप देखिए, अगर वो युवती बालिग थी और अपनी मर्जी से अपना निर्णय अपने जीवन के बारे में ले सकती है, दूसरा उसके परिवार के लोग थे, तब भी उसके भाई थे या और परिवार में सदस्य होंगे, तब क्या उनको इन चीजों के प्रति आगाह नहीं किया जब वो इस प्रकार का कदम आगे बढ़ा रही थी और उन्होंने उसके साथ शादी की, बाद में तलाक भी हुआ और बाद में भी वो उसके संपर्क में थी, जिस प्रकार के पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए हैं? सुभाष जी, मैंने यही कहा है, जब वो लड़की बालिग थी उसको अपने अधिकारों का पता था। उस बालिग लड़की ने अपना विवाह किया, अपनी इच्छा से किया और ये हमारा कानून भी कहता है कि हर आदमी को उसके अपने मौलिक अधिकार हैं। उसने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उनकी आपस में अनबन हुई तो कानून के माध्यम से उनका तलाक हो गया। जी, ठीक है ना जी। तो कानून की पालना क्या हिंदू पक्षी करेगा या ये जिहादी भी कानून को मानेंगे? और गोली मारने का अधिकार, अब हमारे वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, बताइए। गोली मारने का अधिकार जनाब किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हिंदुस्तान में जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए मैं सीधा साधा कहना चाहता हूँ कि यदि कोई विवाद है तो उसके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है। गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं है। वो अपने जो अगर उनको कहीं कोई दिक्कत थी तो उसको कोर्ट में ले गया। तो जो उन्होंने किया गोली मार, उसमें हमें प्रतिक्रिया चाहिए जनाब। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कानून तो हाथ में कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। जब संवैधानिक प्रावधान है तो असंवैधानिक क्यों अपनाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस मामले में तो कार्रवाई भी हुई है, उसको संभवतः अरेस्ट भी किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो पूरी गली में एक ही उस समुदाय के का परिवार है जो वहां ताला ठोक कर मकान से बाहर निकल गया, कहीं चला गया है। इस तरह की सूचना आ रही है। बहरहाल आपने संभवतः रासुका लगाने की मांग की है। हमने जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक रूप से उसकी मदद हो और रासुका उस जो हत्यारोपी हैं, जो इसके अंदर आरोपी, उन पर रासुका लगे, इस प्रकार की मांग हमने माननीय गृह मंत्री जी से की है। और दूसरा मैंने कहा है कि हिंदू हितों की बात करने वाले यति नरसिंहानंद जी महाराज को जो अरेस्ट किया है, जो देश को जगाने का काम किया है हिंदुओं को, जो हमारे संत कालीचरण जी महाराज हैं, उनके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। कुलभूषण जी, मैं उस विषय पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा। पहले मैं इस मुद्दे पर आपसे स्पष्टीकरण चाह रहा था कि इसमें, और दूसरी बात जो सवाल आपने खड़ा किया है, ये तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, आपको पता है, आप कानून के जानकार आदमी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और दिल्ली पुलिस सीधे होम मिनिस्टर के अंडर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है प्रशासन पर। अगर आप देखें दिल्ली, क्योंकि केंद्र के अंदर है और राष्ट्रीय राजधानी है, तो इस तरह से तो सवाल तो उन पर खड़ा होता है और उनके सिस्टम पर कि यानी वो हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हिंदुओं केवल वोट बैंक ना समझा जाए।
जी कि जब चुनाव आते हैं, आज क्या कारण है कि सब लोग चुप हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इन लोगों को डर है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो इनसे खिसक जाएगा अगर कार्रवाई की तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप किसी का भी मत प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए आप वोटों का ध्रुवीकरण ना करें। आपके कानून की नजर में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो समान रूप से उसके खिलाफ उसको उसका हक भी मिले, और अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में तुष्टीकरण जो फॉर्मूला है वही लागू हो रहा है और उसी के कारण से इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिल्ली पुलिस हिचक रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, और यही हो भी रहा है। जी। दूसरा सवाल ये है, जो आपने यति नरसिंहानंद का मुद्दा आपने उठाया है, यति नरसिंहानंद के जो शब्द जो उन्होंने महिलाओं के लिए शब्द उपयोग किए हैं, क्या आप सहमत हैं उनके उन शब्दों से जिस प्रकार से उसने संबोधित किया महिलाओं के लिए? मैं समझता हूं कि मातृशक्ति के लिए जो शब्द हमारे होने चाहिए वो बड़े सम्मान पूर्वक होने चाहिए और सम्मानजनक तरीके से हमें महिलाओं के प्रति अपनी भाषा को जो है बोलना चाहिए, रखना चाहिए। तो मैं उनके जो शब्द महिलाओं के प्रति बोले गए हैं, मैं उनका समर्थन कतई नहीं करता हूं जी, लेकिन उन्होंने जो इन जिहादियों के खिलाफ बोला है उसका मैं समर्थन करता हूं। जी। तो ये देखिए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो दोहरी चीजें हो गई कि आप महिलाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो आप उनके शब्दों से सहमत नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है आप उसके विरोध में आप रेपिटेशन दे रहे हैं। तो आप जैसे कानूनविद के लिए ये आपको लगता है कि ये व्यावहारिक है और ये सही दृष्टिकोण है आपका जो आपने अपनाया है? मैंने पहले कहा आपसे कि महिलाओं के प्रति कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाओं के प्रति कोई भी अभद्र भाषा बोलेगा, अपमानजनक शब्द बोलेगा, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। जी। दूसरा सवाल आपसे यति नरसिंहानंद के बारे में कि एक पत्रकार है, चाहे वो किसी भी संस्थान को रिप्रेजेंट करता हो, सवाल तो पूछेगा जब कोई मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ होता है। हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जो भी बहुत क्लियर कट और जो सही शब्द है उस तरीके से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब हमें दे रहे हैं, क्योंकि जवाब देना आपका अधिकार, सवाल पूछना हमारा अधिकार। तो ऐसे में किसी पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा इसी मुद्दे को लेकर, तो वो भड़क गया और उन्होंने मैन हैंडल करने की कोशिश की पत्रकार के साथ, उनसे गाली गलौज करने की कोशिश की, उनको मारने पीटने की धमकी देने की बात उन्होंने की। क्या आपको लगता है कि किसी एक ऐसे सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनको आप संत कह रहे हैं, वो किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार का गैर कानूनी व्यवहार करे, उसका अपीयरेंस इतना मिस एप्रोप्रिएट हो? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, हम उसका सम्मान करते हैं जी। और दूसरी बात, समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं, कहीं पर कोई किसी के खिलाफ अन्याय होता है तो उसको दिखाने का काम मीडिया करता है। तो मेरा मानना यह है कि ये समाज के अंदर जो समरसता है, समाज आगे तभी बढ़ेगा जब हम हर वर्ग का सम्मान करें, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, चाहे वो न्याय के प्रति हो और चाहे वो धर्म के प्रति हो। और कोई भी व्यक्ति है उसको अपने बोलने से पहले, बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से किसी को भी, हमें कोई भी इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने चाहिए जो उनको पीड़ा देने का काम करे। जी, मगर उन्होंने तो सीधा हमला, आप देखिए वीडियो देखिए जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं खबर में कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि को किस तरीके से उन्होंने धमकाया है और कैसे वो मारने के लिए सामने आगे आ रहे हैं और किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। क्या आप उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटा है वो निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है और उन्हें इस प्रकार का जो घटनाक्रम जो घटा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, मगर इस मामले पर भी मामला दर्ज कराया गया है पत्रकार के द्वारा, तो फिर तो उनके खिलाफ एक्शन होंगे और आप जैसे लोग फिर आप इस तरह से उनको आप छुड़ाने की बात करते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं उनके खिलाफ गलत हुआ, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कैसे चलेगा? कैसे व्यवस्था चलेगी देश में? सुभाष जी, मैंने कहा आपसे, हम कानून के जानकार लोग हैं जी, और हम चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हमारे देश के संविधान के अंदर जो हमारे देश का संविधान कहता है, जो हमारी न्यायपालिका है, उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को जो भी आप टीका टिप्पणी करें या कोई भी बात किसी के बारे में बोलें
तो वो कानून के दायरे में हो। जी, चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कुलवंत सिंह भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्पष्ट करने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, सभी अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।